गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीए जुगल किशोर गोयल आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल लेक्चर की एग्ज़ाम हो, सभी जगह पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका वेटेज जो रहता है ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और ये इतना आसान टॉपिक है कि 4 के 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल सही होंगे और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बियॉन्ड क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे। तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ बिजनेस के बारे में कि बिजनेस क्या है। तो बच्चों देखो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें अगर अपन बिजनेस को। बिजीनेस यानी कि व्यस्त रहना, बिजी रहना। अगर कोई पर्सन अपने काम में बिजी है तो हम उसे बिजनेस कह सकते हैं क्या? तो देखो, केवल बिजनेस को बिजी रहना कहना ठीक नहीं रहेगा। बिजनेस जो किया जाता है उसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मोटिव। कोई भी पर्सन प्रॉफिट मोटिव के लिए ही बिजनेस करता है। बिजनेस एक एसेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कुछ ना कुछ आप इकोनॉमी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन नॉट बी कंसिडर एज ए बिजनेस। देखिए, हम रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं कि मेरी वाइफ है, वो रोज़ मंदिर जाती है तो वो बिजी रहती है, लेकिन वो बिजनेस नहीं है क्योंकि उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। अगर हम बात करें, आप फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हो गए या जूनियर अकाउंटेंट बन गए और आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आप पैसा भी अर्न कर रहे हैं, लेकिन वो भी आपका बिजनेस नहीं है। तो एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन नॉट बी कंसिडर एज ए बिजनेस, बट एवरी बिजनेस इंक्लूड एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कि बिजनेस में तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी ही होगी, बट एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं कह सकते जब तक कि वो उसका मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं हो। अब कोई भी पर्सन अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस में जो बिजनेसमैन है वो प्रोवाइड करवाता है या तो कुछ ना कुछ गुड्स या कुछ ना कुछ सर्विसेज। कोई भी बिजनेसमैन जो है या सर्विस प्रोवाइडर जो है वो या तो अपनी कोई गुड्स प्रोवाइड करवाएगा या कोई सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। किसको? सोसाइटी को। आप कहेंगे सर क्यों प्रोवाइड करवाएगा? इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि उसको बदले में कुछ ना कुछ सोसाइटी से प्रॉफिट मिलने वाला है। इसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। तो ये तो एक हल्का सा बिजनेस का इंट्रोडक्शन था। फिर क्वेश्चन रेज होता है कि साहब हम बिजनेस करेंगे तो उसका क्या फॉर्मेट होगा? तो बिजनेस देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो अकेला पर्सन चलाए चाहे वो पार्टनरशिप फर्म के रूप में चलाया जाए। तो बिजनेस करने के कई तरह के फॉर्मेट्स हैं। कौन कौन से फॉर्मेट्स बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, किस किस फॉर्म्स में आप बिजनेस कर सकते हैं, वो मैं आज आपको थोड़ा सा बेसिक डिटेल बताने जा रहा हूँ। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं। सबसे पहले और सबसे आसान और सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट फॉर्मेट, सबसे इजी फॉर्मेट जिसको कॉन्स्टिट्यूट करना भी बहुत आसान है और सबसे ज़्यादा जो चलन में है वो है सोल प्रोप्राइटर। अब सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस होता है उसमें एक पर्सन अकेला अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। इसका स्केल बहुत छोटा होता है। चाय बनाने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, ठीक है, कोई भी छोटी मोटी जो दुकानें आप देखते हो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। सबसे ज़्यादा इंडिया में यही बिजनेस पॉपुलर है क्योंकि इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है और कोई आपकी प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं होगी क्योंकि आप अकेले ही हो। तो इसका नुकसान भी है कि रिस्क शेयरिंग भी नहीं होगी, रिस्क भी आपकी है, रिस्क अनलिमिटेड है और मनी जो बिजनेस करने के लिए आपको रिक्वायर होती है उसके भी सोर्स
बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि आपका खुद का ही बिजनेस है तो कोई दूसरा आपको पैसा भी नहीं देगा। जब बिजनेस का साइज बढ़ता है और जब परिवार वाले मिलकर बिजनेस करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, HUF बिजनेस। परिवार मिलकर भी बिजनेस करते हैं जिसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहते हैं। जब हमें परिवार के पैसों से काम नहीं चले, मार्केट से हमें और पैसा चाहिए और मैन पावर भी चाहिए और मनी पावर भी चाहिए, तो हम लोगों के साथ पार्टनरशिप करना शुरू कर देते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म बना लेते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करने के लिए ग्रुप बनाते हैं उसको हम पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। बच्चों, पार्टनरशिप फॉर्म की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि करे कोई और भरे कोई। एक पार्टनर के काम के लिए बाकी सारे पार्टनर क्या होंगे, लाइबल होंगे। इसलिए इसका एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, LLP। LLP की फुल फॉर्म होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी एक तरह की पार्टनरशिप है, लेकिन इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये एक नया फॉर्मेट आया है और एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है, वो है कंपनी। लोग कंपनी बनाकर भी बिजनेस करते हैं। इसके अलावा जब आपका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट के साथ साथ एक दूसरे को सपोर्ट करना भी होता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी क्रिएशन किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों, हमारे देश में गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है जिसको हम पब्लिक सेक्टर बिजनेस कहते हैं। पब्लिक सेक्टर के लोग भी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। तो ये कुछ फॉर्मेट्स मैंने आपको बताए हैं जिनके थ्रू आप बिजनेस कर सकते हो। हम एक एक फॉर्मेट को डिटेल में पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम ही यही है कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने एडवांटेज हैं और अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। परफेक्ट कुछ भी नहीं है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है आप उस तरीके का बिजनेस फॉर्मेट बना सकते हो। थोड़ा सा एक बार नोट से रीड आउट करवाता हूँ। टॉपिक हमने स्टार्ट किया फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बता दूं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ अर्न करना होता है, क्योंकि कोई एक्टिविटी जो जिसके आगे हम लिख देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका मतलब आपका मेन मोटिव यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना होता है। यानी कि जिसके माध्यम से आप प्रॉफिट ऑब्टेन करते हैं और बदले में आप सोसाइटी को कोई ना कोई गुड्स या कोई ना कोई सर्विस सोसाइटी को प्रोवाइड करवाते हैं और उन गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करवाने के बदले में कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं। हम उसको कहते हैं बिजनेस। तो ये बात समझ में आ गई। नोट करके मैंने लिख दिया कि सभी बिजनेस में यह एसेंशियल है कि कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, यानी कुछ ना कुछ आप ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपको प्रॉफिट अर्न हो। ये बिजनेस के लिए एसेंशियल है। बट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी आर नॉट नेसेसरी टू बी बिजनेस। लाइक मैं यहाँ पे कह सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल जॉब करना। जॉब करने में भी आपका जो मेन मकसद होता है, जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब इसलिए लेना चाहते हैं कि आपको एक फिक्स अमाउंट सैलरी मिलती रहे। तो यहाँ भी आपका मकसद जो है वो मनी अर्न करना है और ये इकोनॉमी एक्टिविटी भी है। बट यू कैन नॉट कॉल इट एज ए बिजनेस बिकॉज इट इज़ ए सर्विस, इट इज़ ए जॉब। यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट रूप में काम नहीं कर सकते। यहाँ पे आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। बिजनेस में प्रॉफिट के साथ साथ रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होगी। तो ये मान के चलना कि बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी ही होंगी, लेकिन एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस हो ये मैंडेटरी नहीं है। और एक बात, बिजनेस जो होता है बच्चों बहुत ही वाइडर टर्म है, क्योंकि बिजनेस में आपका ट्रेड भी इंक्लूड है, इंडस्ट्री भी इंक्लूड है, कॉमर्स भी इंक्लूड है एंड प्रोफेशन भी इंक्लूड है। ये बात ध्यान रखना बच्चों कि बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं। ट्रेडिंग इंक्लूड है,
तो आप मार्केट में देखते होंगे बहुत सारे लोग अपने अपनी शॉप लेके बैठे हुए हैं, कहीं से गुड्स परचेज करते हैं, कम रेट पे गुड्स परचेज करते हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको सोल्ड आउट कर देते हैं। तो वो किसी टाइप की कोई फैक्ट्री लगा के बैठे हुए नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेल परचेज का काम कर रहे हैं। उसको अपन ट्रेडिंग कहते हैं और ट्रेडिंग इज आल्सो ए पार्ट ऑफ बिजनेस। इसके अलावा अगर आप कोई इंडस्ट्री रन कर रहे हो, यानी कि कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हो, आप खुद रॉ मटेरियल लाके उसका फिनिश गुड्स बनाते हो और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर सोल्ड आउट करते हो, तो ये भी एक तरह का बिजनेस है। तो बिजनेस में ट्रेडिंग भी आती है, इंडस्ट्री भी आती है। इसके अलावा कॉमर्स एक बहुत ही वाइडर टर्म है, वाणिज्य। इसमें आपका प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, सभी तरह की इंडस्ट्री आ जाते हैं, सर्विस सेक्टर आ जाते हैं। ये सब चीज़ें इसमें क्या है, इंक्लूड है। हमारे जैसे लोग जो प्रोफेशनल हैं, जो अपना प्रोफेशन करते हैं, जैसे मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ तो मेरी खुद की प्रैक्टिस है, मैं लोगों को सर्विस देता हूँ, उसके बदले में फ़ीस लेता हूँ, तो ये भी मेरा एक बिजनेस है। एक डॉक्टर है जो अपना क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, वो उसका बिजनेस है। तो बिजनेस इंक्लूड ट्रेडिंग एंड प्रोफेशन आल्सो। इवन इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड है, बट नॉट जॉब। जॉब इंक्लूड नहीं है क्योंकि इसमें आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। सर्विस मतलब हमारे जैसे लोग। आप कहेंगे सर प्रोफेशन में और सर्विस में क्या फ़र्क है? देखो, प्रोफेशन तब कहा जाएगा जब कोई प्रोफेशनल पर्सन करे, जिसमें एक एक्सपर्टीज हो। सर्विस तो कोई भी दे सकता है, एक प्लम्बर है वो सर्विस दे रहा है, लेकिन जहाँ एक्सपर्टीज की ज़रूरत आ गई, जिसने कोई डिग्री ले रखी है, तो वो प्रोफेशन कहलाएगा। तो बिजनेस में ये सारी चीज़ें इंक्लूड है, इसलिए बिजनेस इज ए वाइडर टर्म। बिजनेस एक बहुत बड़ा शब्द है, इसमें ना केवल ट्रेडिंग इंक्लूड है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्स, प्रोफेशन, सर्विस, ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, इंक्लूड है। तो ये नोट्स में मैंने लिख भी दिया है कि सब बिजनेस एक वाइडर टर्म है बिकॉज इट इंक्लूड ट्रेडिंग, इंडस्ट्री, कॉमर्स, प्रोफेशन, सर्विस। ये सारी चीज़ें बिजनेस में इंक्लूड होती हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बिजनेस का, फिर हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करेंगे। या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि देखो, सबके अपने अपने तरीके हैं, डिफरेंट वे हैं जिनके थ्रू वो बिजनेस कर सकते हैं, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक फॉर्मेट का अपने अपने यूनिक फीचर्स होते हैं। आप सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में भी काम कर सकते हो, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, आप पार्टनरशिप भी बना सकते हो, आप कंपनी भी बना सकते हो। आप में से अगर कोई मुझे ये पूछे कि सर इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जैसी रिक्वायरमेंट है लोग उसी तरह का फॉर्मेट बनाकर अपना बिजनेस करते हैं। सबके अपने अपने यूनिक फीचर्स हैं, सबके अपने अपने एडवांटेज हैं, सबके अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। हम जो फॉर्मेट है बिजनेस का, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्म्स है उसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे, जैसे सोल प्रोप्राइटर है वो खुद ओनर होता है, लेकिन कंपनी के केस में ओनर शेयर होल्डर या मेंबर होते हैं, जबकि मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस पे भी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटर के केस में एक्सक्लूसिव कंट्रोल सोल प्रोप्राइटर का होता है, पार्टनरशिप के केस में सभी पार्टनर्स मिलकर कंट्रोल करते हैं। कंपनी के केस में जो ओनर है उनका कंट्रोल नहीं होता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। तो सोल प्रोप्राइटर में कभी भी प्रॉफिट डिवाइड नहीं होते, क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर है, वो खुद अकेला है, तो प्रॉफिट किसको बांटेगा। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिवाइड होंगे, जो भी उनका एग्रीड रेशियो हो। कंपनी के केस में प्रॉफिट डिवाइड हो, ये जरूरी नहीं है। अगर प्रॉफिट है और कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो बात अलग है, अदरवाइज प्रॉफिट डिवाइड करना जरूरी नहीं है। ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो फुल्ली रिस्की होते हैं। आपकी पर्सनल लायबिलिटी भी होती है, आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है, आपके माँ बाप की प्रॉपर्टी बिक सकती है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बिक सकती है अगर बिजनेस में कोई लॉस हो गए तो। कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जिसमें दूसरे पर्सन की वजह से भी आपकी रिस्क आ जाती है, और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें आपने जितना पैसा लगाया बस वहाँ तक रिस्क है। जैसे सोल प्रोप्राइटर में अनलिमिटेड रिस्क है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी बिक सकती है, पर्सनल प्रॉपर्टी बिक सकती है, बिजनेस की प्रॉपर्टियाँ बिक सकती हैं, आपके माँ बाप की प्रॉपर्टी बिक सकती है, क्योंकि वहाँ पे पर्सनल लायबिलिटी होती है, वो भी अनलिमिटेड।
पार्टनरशिप फर्म के मामले में भी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और एक पार्टनर की वजह से दूसरे पार्टनर को भी कंपनसेट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा जितनी कैपिटल लगाई गई है बस वहाँ तक रिस्क है। कल को कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी दांव पे नहीं लगेगी। ऐसे एक होता है साहब ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, कि साहब मैनेजमेंट कौन कर रहा है। जैसे सोल प्रोप्राइटर है तो सोल प्रोप्राइटर में मैनेजमेंट खुद सोल प्रोप्राइटर करता है। पार्टनरशिप फॉर्म में वो आपस में एग्रीड कर लेते हैं कि कौन वर्किंग पार्टनर होगा, कौन स्लीपिंग पार्टनर होगा, कौन हमारी वर्किंग में इन्वॉल्व होगा। कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं, ना कि मेंबर्स। तो हम इन 5 तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर सकते हैं, ओनरशिप के बेसिस पे, कंट्रोल के बेसिस पे, प्रॉफिट के डिवीजन के बेसिस पे, रिस्क के बेसिस पे और मैनेजमेंट के बेसिस पे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। उससे पहले मैंने एक शब्द यहाँ पे लिखा है वो और समझ ले। आज की डेट में देखो नया टाइप का कॉन्सेप्ट आ गया इंडिया में। अगर हम बिजनेस की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं सब अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट भी बिजनेस में इन्वॉल्व है, पब्लिक सेक्टर के लोग भी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, और ये सब अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो अभी जिस तरीके से सिनेरियो चेंज हो रहा है, पब्लिक की और प्राइवेट की पार्टनरशिप होनी जरूरी है। तो इन दोनों को कंबाइंड करके कॉन्सेप्ट बनाया गया पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हम इसको मिक्स्ड या कंबाइंड बिजनेस कह सकते हैं या जॉइंट सेक्टर का नाम दे सकते हैं। तो इंडिया में एट प्रेजेंट ये भी सिनेरियो चल रहा है बच्चों कि साहब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर बिजनेस करें तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। गवर्नमेंट के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है, पावर की कोई कमी नहीं है, प्राइवेट लोगों के पास जोश की कमी नहीं है, रिस्क लेने की कैपेसिटी की कमी नहीं है। तो अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया बिजनेस कर पाएंगे। इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को इजाद किया गया, ये बात है 1969 की। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, इस लाइन को बिल्कुल लर्न करना आपको। 1969 में ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस की गई, जिसको आप कंपोजिट सेक्टर कह सकते हो या मिक्स्ड कह सकते हो या जॉइंट सेक्टर कह सकते हो या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी का कॉन्सेप्ट दे सकते हो। फर्स्टली इंडिया में ये 1969 में इंट्रोड्यूस की गई थी और इसके लिए कमेटी बैठी थी जिसका नाम था दत्त कमेटी, और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए कि सब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिलकर बिजनेस करना चाहिए तो वो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देगा। तो बच्चों ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जॉइंट सेक्टर या मिक्स सेक्टर या कंपोजिट सेक्टर या कंबाइंड सेक्टर या पीपीपी का कॉन्सेप्ट किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आया। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस कमेटी ने जॉइंट सेक्टर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, तो आंसर होगा दत्त कमेटी। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जॉइंट सेक्टर का कॉन्सेप्ट इंडिया में पहली बार कब इजाद हुआ, 1969 में। क्लियर है। तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि जो पीपीपी है इसमें एक पार्टनरशिप होती है, और वो पार्टनरशिप किस किस के बीच में होती है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट्स, इन दोनों के साथ में एक पार्टनरशिप होती है। तो बच्चों ये मैंने आपको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी इंट्रोडक्शन दे दिया, थोड़ा सा मैंने बिजनेस का इंट्रोडक्शन दे दिया। आपके जहन में हमेशा एक बात आती है और आनी भी चाहिए, आप हमेशा ये सोचेंगे कि सर ये बताओ सबसे बेस्ट टाइप क्या है। सर मुझे एक बिजनेस करना है, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में बिजनेस बनाऊं, और हमसे तो रोज ही क्वेश्चन पूछते हैं। मैं तो चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मुझसे तो लोग बहुत कंसल्टेंसी लेते हैं कि सर मैं क्या बनाऊं, मैं कंपनी बनाऊं, पार्टनरशिप बनाऊं, क्या बनाऊं सर मैं। तो बच्चों ये मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं कई बार सोचने लग जाता हूँ मैं इसको क्या जवाब दूं। हर एक बिजनेस के अपने अपने साइलेंट फीचर्स हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं,
कुछ बुराइयां हैं, हर बिजनेस में ऐसा होता है। तो बच्चों आइडियल किसको कहेंगे? तो आइडियल वो है जो सर्वगुण संपन्न है, जिसमें सभी तरह की क्वालिटी है। अब वो क्वालिटी का नजरिया क्या है, हर पर्सन का अपना अपना है। अगर कोई पर्सन ये चाहता है कि मैं अपना प्रॉफिट डिवाइड नहीं करूं, चाहे मैं रिस्क कितनी ले लूं, मुझे तो सर छोटा सा बिजनेस करना है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप करेगा। कोई ये चाहता नहीं साहब मुझे तो पूरा इंडिया कवर करना है, मुझे चाहे कितना ही बड़ा काम करना पड़े मैं करूंगा और रिस्क भी नहीं लेना चाहता, और पब्लिक से ही पैसे आए, पब्लिक के पैसों से ही गेम खेलूं, तो वो कंपनी बनाएगा। कुछ लोगों के परिवार हैं, वो कहते हैं हम परिवार वाले मिलके काम करेंगे, हमको बाहर वालों से मतलब नहीं है, तो वो HUF के रूप में काम करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं साहब मैं अकेला क्या करूंगा, एक मेरे साथ में पार्टनर और आ जाए तो हम पार्टनरशिप बना के काम करेंगे। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी चॉइस है और आप फ्रीडम रखते हैं कोई भी फॉर्मेट में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आपको कभी ये तय करना ही पड़ जाए कि सब विच वन इज़ द बेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो बेस्ट के लिए मैंने कुछ फीचर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें ये फीचर्स हैं उसको अपन क्या कहेंगे, आइडल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि साहब ये एक आइडल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर एक लैंग्वेज बताने जा रहा हूँ और वो लैंग्वेज बिल्कुल ध्यान रखना। प्रोफेसर हैने ने एक डेफिनेशन दी कि सब जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरह के बच्चे के जैसे है, इज जस्ट लाइक ए किड, जिसके फादर जो हैं, उस बच्चे के जो पिताजी हैं वो तो होते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट, और जो मदर है वो है लॉ, कानून। तो देखो कानून तो मम्मी लगाती है, पिताजी तो लाभ देते हैं हमेशा। कोई भी पर्सन अगर बिजनेस करना चाहता है तो वो दो चीजें जरूर कंफर्म कर ले कि उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना है और कानून की कंप्लाइंस भी होनी चाहिए। तो साहब ये कह रहे हैं कि बिजनेस एक उस बच्चे की जैसे जिसे माँ और बाप दोनों चाहिए, यानी कि उसे प्रॉफिट भी चाहिए और कानून की कंप्लाइंस भी हो, वो लीगल लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। ये प्रोफेसर हैने ने इस आइडियल बिजनेस के लिए एक बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन दी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो फादर हैं वो इकोनॉमिक प्रॉफिट हैं, ये बात किसने कही, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो मदर है वो लॉ है, ये बात किसने कही, प्रोफेसर हैने ने। अब आइडियल बिजनेस किसको कहेंगे, जिसमें ये कुछ फीचर्स होंगे। ठीक है, सबसे पहला, कोई भी आप बिजनेस करें और स्टार्ट करने में आपको इतनी सारी फॉर्मेलिटी में दे दूंगी, आप स्टार्ट करने में परेशान हो जाएं और स्टार्ट करने का जो जोश था वो आपका ठंडा हो जाए, तो वो क्या फ़ायदा। तो पहली चीज़ जिसमें सबसे कम फॉर्मेलिटीज़ हों, जिसको कॉन्स्टिट्यूट करना यानी कि जिसको स्टार्ट करना बहुत ईजी हो, तो बच्चों ये वाला फीचर्स सोल प्रोप्राइटरशिप में है। पार्टनरशिप भी बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, एक डीड बनती है बस बात खत्म। HUF भी टिपिकल नहीं है, वो तो परिवार है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ये वाले फीचर्स में कंपनी सुटेबल नहीं है। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, सोल प्रोप्राइटरशिप, बिकॉज इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज। आपको दुकान स्टार्ट करनी है, शटर ऊपर करो दुकान का और स्टार्ट। आपको कहीं कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, तो स्टार्ट करना बहुत आसान है। लेकिन ये सबसे बुरा है ये पॉइंट किसके लिए, कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं तो वो सब फॉलो करनी पड़ती हैं। तो इस फीचर के हिसाब से सबसे बेस्ट कौन सा हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरी बात करें लोअर रिस्क एंड लायबिलिटी, कि साहब रिस्क कम हो और लायबिलिटी लिमिटेड हो तो मजा आए साहब बिजनेस करने में, कि जोखिम भी कम हो, लायबिलिटी भी कम और प्रॉफिट भी अर्न करें। तो इसके हिसाब से सबसे बेस्ट है कंपनी, क्योंकि कंपनी में जो मेंबर्स के द्वारा पैसे लगाए जाते हैं उनकी लायबिलिटी वहां तक होती है, उससे बियॉन्ड उनकी लायबिलिटी नहीं होती। तीसरा फीचर है साहब हमें जब भी पैसों की जरूरत हो वो हमें मिल जाए, सफिशिएंट फाइनेंस मिल जाए। तो साहब फाइनेंस तो आपको खुद के पैसे हैं जितने आपने बिजनेस में लगा दिए और पैसों की जरूरत पड़ेगी आप लगा नहीं पाएंगे, तो सोल प्रोप्राइटर बेकार। पार्टनर्स की भी लिमिटेड है। लेकिन बच्चों अगर कंपनी बना ली तो पूरा हिंदुस्तान आपको पैसे देने को तैयार है। आप इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आओ, IPO लेके आओ, देखो साहब कितना पैसा आएगा आपके पास में। तो कंपनी इसके लिए सबसे बेस्ट है। दूसरा है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में मैं आपको बता देता हूँ सबसे बेस्ट है कंपनी,
क्योंकि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज फॉर एवर। अगर कंपनी का कोई एक सदस्य मर जाता है और कंपनी बंद हो जाए तो वो कहेंगे फ्लेक्सिबल हुई। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये प्रॉब्लम है कि अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, बिजनेस खत्म। आज जैसे मैं हूँ, मैं एक प्रोफेशन को परफॉर्म कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बच्चों, मैं अपने बच्चों को कुछ दे के नहीं जाऊँगा। मेरी डेथ के साथ साथ मेरा बिजनेस बंद है, क्योंकि उसमें डिग्री की ज़रूरत है। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं और डिग्री ट्रांसफरेबल नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म में भी प्रॉब्लम है। 3 पार्टनर है, एक पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, तो वो भी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन कंपनी में आप शेयर बेच दो, आप मेंबर नहीं रहे, दूसरा व्यक्ति शेयर खरीद लेगा, बट कंपनी गोज फॉर एवर। तो सबसे बढ़िया फीचर इसमें किसका है? कंपनी का। तो आप देख सकते हो मैंने जो 4 पॉइंट बताए इनमें से 3 में सुटेबल कौन है? कंपनी। मैं लास्ट में आपको यही बोलने वाला हूं कि सबसे जो आइडियल बिजनेस का फॉर्मेट होता है वो हमेशा कंपनी ही होता है, और इसीलिए मोदी सरकार ने भी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अब हम 4 पॉइंट और पढ़ते हैं जिसे आप बहुत बढ़िया तरीके से और इफिशिएंट मैनेज कर सको। तो बच्चों, यहाँ पर भी क्या है? कंपनी ही आंसर होगा, क्योंकि मान लीजिए आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो जरूरी थोड़ी आप में मैनेजमेंट की गुण हो, आप में जितनी क्वालिटी उतना मैनेज कर लोगे। पर कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आप पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल लोगों को हायर कर सकते हो, MBA किए हुए लोगों को हायर कर सकते हो, वो बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। स्टेबिलिटी हमेशा कंपनी में रहती है, बिकॉज मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स गो, बट कंपनी गोज फॉर एवर। जबकि सोल प्रोप्राइटर कभी भी बंद हो सकती है फर्म, समझ रहे हो। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि आपके राज आप किसी और को शेयर करोगे नहीं, अकेले हो तो आपके सारे मामले गोपनीय रहते हैं। पर कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, मैटर्स आपके लीक हो सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ पे कम रहती है। पार्टनरशिप में भी कॉन्फिडेंशियलिटी कम रहती है, परिवार में भी कम रहती है, पर सोल प्रोप्राइटर्स में बेस्ट है। लोअर टैक्स बर्डन, आज की डेट में सबसे कम टैक्स की रेट है कंपनी के ऊपर। कंपनी को टैक्स रेट देनी पड़ती है 25%, जबकि आपका सोल प्रोप्राइटर या फिर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है या LLP है, इनके ऊपर इनकम टैक्स लगता है 30%। तो टैक्स का बर्डन कंपनी में कम आता है। तो नट सेल में मैं यहाँ पे एक बात कह रहा हूँ, इन नट सेल कंपनी इज द वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी एक बहुत ही बेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हम भी ये रिकमेंडेशन देते हैं हमारे क्लाइंट्स को कि आप कंपनी फॉर्मेट करें। थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ हैं, थोड़े से रूल्स रेगुलेशन अप्लीकेबल हैं, बट सबसे बेस्ट है आपका कंपनी। अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एक पोर्शन। सबसे पहला मैं आपको फॉर्म्स कराने जा रहा हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। हाँ स्टूडेंट, तो देखिए अब हम पहला फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने जा रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। बच्चों देखो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटरशिप है आप खुद ओनर हो। इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होती है, इनकी सबसे खास बात ये होती है कि इसमें ओनली सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो ही ओनर होता है। इसमें सोल प्रोप्राइटर ही क्या होता है? ओनर होता है। दूसरी बात, ये हमारे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे प्राचीन मेथड ये है, क्योंकि सबसे इजी है, इजीएस्ट मेथड है। इजीएस्ट मेथड क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। आपको बिजनेस शुरू करना है, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है,
कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, अपना बिजनेस पैसा लगाओ और स्टार्ट कर दो। समझ रहे हो आप बात? अब चूंकि आप अकेले हो तो प्रॉफिट भी डिवाइड नहीं होता, नो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट भी डिवाइड नहीं होता है। और ये इसका माइनस भी है, नो शेयरिंग ऑफ रिस्क, क्योंकि रिस्क भी क्या है, आपकी अकेले की है, आपका कोई भी साथ यहाँ पे देना नहीं चाहेगा क्योंकि आप खुद अकेले हो। यहाँ इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आप में मैनेजमेंट के गुण हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लैक ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की आप में हमेशा कमी रहेगी। ये फ्लेक्सिबल भी नहीं होता है, क्योंकि अगर आपकी डेथ हो गई, आपका बिजनेस बंद। सोल प्रोप्राइटर है आपके सर, उसका बेटा चला लेगा, बेटा वो एचयूएफ हो गया। फिर अगर परिवार के कोई सदस्य उस बिजनेस को फॉलो करते हैं तो वो एचयूएफ हो गया। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म सोल प्रोप्राइटर के साथ ही खत्म हो जाती है। डिसीजन टेकिंग इसमें बहुत इजी रहता है, जो डिसीजन लिए जाते हैं वो इजी रहता है, क्योंकि किसी का भी रोल यहाँ पे नहीं होता। खुद को डिसीजन लेना है तो कोई पूछने की जरूरत है नहीं आपको, तो डिसीजन टेकन आपकी इसमें बहुत इजी रहता है। और ये बिजनेस पूर्णतः क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि आप खुद अकेले हो तो आपकी इंफॉर्मेशन कहीं मार्केट में लीक नहीं होती। पब्लिक इस पे थोड़ा सा कम ट्रस्ट करती है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि साहब ये सोल प्रोप्राइटर है और इसकी डेथ हो गई तो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। अगर एक कोई सोल प्रोप्राइटर कोई प्रोडक्ट बेचता है और उसमें कहता है साहब 25 साल की गारंटी है, तो लोग उससे पूछते हैं तेरी तो गारंटी है क्या, प्रोडक्ट की तो बाद में बात कर। तो साहब लैक ऑफ ट्रस्ट रहता है। कंपनी है तो कंपनी में क्या होता है, मेंबर्स आते जाते रहते हैं, लोग वहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं बच्चों इसमें जो मैंने आपको बेसिक फीचर बताए। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि सोल प्रोप्राइटर में एक अकेला आदमी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने के लिए उसे किसी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी होती, कोई एक्ट इसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता है। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि सर सोल प्रोप्राइटर के ऊपर कौन सा एक्ट अप्लीकेबल है। नो एक्ट अप्लीकेबल, इसके ऊपर कोई एक्ट अप्लीकेबल नहीं है। तो सर फिर ये गवर्न किससे होता है, इट इज गवर्न बाई लॉ ऑफ लैंड, धरती का कानून। आपने सर ये कौन सा एक्ट आ गया, ये कोई एक्ट नहीं है, ये सामान्य धरती का जो कानून होता है कि साहब अगर आप कुछ प्रॉफिट चाहते हो तो कुछ आपको खोना भी पड़ता है। तो इसके ऊपर कोई एक्ट ही एप्लीकेबल नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की आपको जरूरत नहीं है। और एक बात इसमें हमेशा ध्यान रखना कि सोल प्रोप्राइटर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। कल को अगर बिजनेस में कोई लॉस लग गया तो साहब उसकी जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है बिजनेस के नाम से, जो भी उसने एसेट्स खरीदी वो सारी की सारी बिकेंगी। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो भी बिकेंगी और वो लॉस पूरा करना पड़ेगा उसको। इवन उसकी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, माँ बाप की जो संपत्तियां हैं वो भी बिकेंगी। इसलिए इसमें सबसे बड़ा नुकसान यही है कि लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है और रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फ़ायदा भी है कि प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, डिसीजन फास्ट होते हैं। तो देखो बच्चों, अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे इजी मेथड होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, जो भी आपके पास पैसे हैं उससे बिजनेस शुरू कर दो। कहीं कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। आपके सर जो जीएसटी एक्ट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें तो होगा ना बच्चों, उसमें भी लिमिट है। अगर आपका पूरे साल में 40 लाख का टर्नओवर होता है तो वहाँ तक तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी जरूरत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी और सबसे ओल्डेस्ट फॉर्मेट है और सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला फॉर्मेट है। तो आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, यहाँ पर जो पैसा होगा वो आपका खुद का होगा। तो मनी के जो सोर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो मैन पावर आपके पास लिमिटेड रहेंगे। रही बात पर्सन्स की, तो आप अपना स्टाफ अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन ओनर तो आप अकेले रहेंगे, तो वो मैन पावर भी लिमिटेड रहते हैं।
तो यहाँ इसमें ये भी एक प्रॉब्लम है कि इसमें लिमिटेड मैन पावर और मनी पावर होता है। आपके पास बहुत सारे लोग भी नहीं होंगे और बहुत सारे पैसे भी नहीं होंगे। तो लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड लोग आपके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि आप स्टाफ के रूप में रख सकते हो, ओनर तो आप अकेले ही हो। तो जब ये सारी चीज़ें लिमिटेड होती है तो ये सिर्फ यूज़फुल उस सिचुएशन में होता है जहां आपका स्मॉल स्केल का बिजनेस हो। छोटा मोटा बिजनेस करते हो अगर आप, तो वहां पर इसकी यूटिलिटी है। मोस्टली सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस उन लोगों के लिए सूटेबल हैं जिनका बिजनेस का साइज बहुत छोटा होता है, जो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग काम करते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कोई बुटीक है, लेडीज़ बुटीक चलाती हैं सब, ठीक है, छोटे मोटे वेंडर होते हैं, जैसे वेजिटेबल वेंडर, टी मेकर, ये सब लोग सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस करते हैं। तो थीम आपके समझ में आ गई। अब हम इसमें कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और हमारा पढ़ने का थीम क्या रहेगा वो भी सुन लो। मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पूरा कंप्लीट कराऊंगा। जैसे मैंने आपको बिजनेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में बता दिया, आइडियल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये बता दिया, और पहला फॉर्मेट मैंने आज आपको स्टार्ट करा दिया है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बाद में मैं दूसरा फॉर्मेट स्टार्ट करूंगा पार्टनरशिप, पर उससे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब अलग अलग स्टेट के, राजस्थान का, गुजरात का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, सिक्किम का, गोवा का, उनमें जहाँ भी कॉमर्स सब्जेक्ट में जो भी एग्ज़ाम हुई हैं, उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी मैं बोर्ड पे प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं सिर्फ एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन की बोर्ड पे प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक अलग से क्वेश्चन सेट दिया जाएगा विद आंसर, वो आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें। और एग्जाम वाले क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा और टॉपिक के बाद ही कराऊंगा, तुरंत के तुरंत। तो पहले सोल प्रोप्राइटर पूरा समझा देता हूं, फिर हम इसके क्वेश्चन सेट की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो मैं इसमें मेन बातें अंडरलाइन कर रहा हूं, आप समझते भी जाना और अंडरलाइन भी करते रहना कि हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस का फॉर्मेट है जिसमें ओनली वन पर्सन, तो एक मेन बात ये होगी कि सोल प्रोप्राइटर में कोई 2-4 आदमी नहीं होते, एक अकेला व्यक्ति होता है, 1 पर्सन होता है जो अरेंजमेंट करता है फाइनेंस की अपने बिजनेस के लिए। तो फाइनेंस को अरेंज करता है ये कि साहब हमें कितने पैसे चाहिए बिजनेस के लिए, और सारी की सारी रिस्क भी वो खुद ही भुगतता है। कोई दूसरा रिस्क शेयरिंग करने नहीं आएगा, कोई दूसरा उसको पैसा नहीं देगा। आपके पास जितने पैसे हैं उतने से आप व्यापार करो, कम है तो कम करो, ज़्यादा है तो ज़्यादा करो, सारी रिस्क भी आपकी है। और ओनली ही इज रेस्पॉन्सिबल टू ऑपरेट एंड मैनेज बिजनेस। उसको ही ऑपरेट करना है, चलाने के लिए कोई और नहीं आएगा, और मैनेज भी उसी को करना है। बिजनेस को ऑपरेट भी वही करेगा और मैनेज भी वही करेगा, अकेला व्यक्ति। इसलिए इसको अपन कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। समझ में आ गया। एग्जाम में ये भी चीज पूछी जाती है कि विच वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्मेट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्मेट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, विच इज द ओरिजिनल मेथड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि शुरुआत इससे हुई है। स्टार्टिंग जो सबसे पुराना फॉर्मेट था बिजनेस करने का वो था सोल प्रोप्राइटर। फिर जो जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट बढ़ी, पार्टनर्स जुड़ते गए, परिवार जुड़ता गया। अगर आपको मैं मेरी बात बताऊं तो बच्चों, मैं पान की दुकान लगाया करता था, मजाक है, सीए बनने से पहले मैं पान की दुकान लगाता था। दुकान का नाम था जुगल पान वाला। अब साहब मेरे पान जो लगाता था मैं, लोगों को बहुत पसंद आया और मेरा बिजनेस चल पड़ा। अब मेरे पास में इतने कस्टमर आने लगे कि मैं अकेला पान में चूना नहीं लगा पा रहा था। समझ रहे हो। तो देखो कैसे फॉर्मेट चेंज होता है, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो साहब मैंने मेरी वाइफ को कहा कि तू भी मेरे साथ चूना लगाया कर, तो वो तो उसमें एक्सपर्ट है। बोला हाँ ठीक है। अब हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर पान में चूना लगाते हैं और लोग बिजनेस हमारा और थोड़ा सा ग्रो हुआ। तो सोल प्रोप्राइटरशिप कन्वर्ट हुआ किसमें, फैमिली बिजनेस में। अब फैमिली के भी मेंबर लिमिटेड है साहब, हमारा व्यापार और बढ़ा। हमें 2-4 जगह पे ब्रांचेस खोलनी पड़ी, पर मैन पावर तो लिमिटेड है। परिवार में जितने लोग हैं उतने ही तो काम करेंगे। माइनर को तो छोड़ दो, मेजर लोग ही तो काम करेंगे, और परिवार का पैसा भी लिमिटेड है। तो हमें कोई एक ऐसा पर्सन और चाहिए था जो हमारे साथ मिलके व्यापार करे और पैसा भी लगाए। तो हमने एक थर्ड पार्टी से
बातचीत करी और वो हमारे साथ एग्री हो गया चूना लगाने के लिए, और हमने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई। वो पैसा भी लेके आया और वर्किंग भी कर रहा है। तो देखो, सोल प्रोप्राइटर से कन्वर्ट हुआ एचयूएफ, एचयूएफ से कन्वर्ट हुआ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्या है साहब कि हम तीनों पार्टनर बन गए, मैं, मेरी वाइफ और वो जो थर्ड पार्टी था वो। उसके पास में एक कस्टमर आया और उसने पान में चूना थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया। देखो, चूना लगाने की एक लिमिट होती है, कायदे का ही लगाना चाहिए। उसने थोड़ा सा चूना ज़्यादा लगा दिया और सामने वाले ने पान खाया, उसका मुंह जल गया। उसने उठा के केस ठोक दिया मेरे ऊपर। अब देखो, चूना लगा रहा है कोई और भर रहा है कोई और। ये पार्टनरशिप फर्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि एक पार्टनर के काम के लिए सारे पार्टनर क्या है, लाइबल हैं, और लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। तो इस पार्टनरशिप की प्रॉब्लम से हम जब परेशान हुए तो एक नया एक्ट डेवलप हुआ, एलएलपी एक्ट 2008, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या कर दी गई, लिमिटेड कर दी गई। तो यहाँ हमारे को कुछ बेनिफिट मिला, लेकिन साहब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास में अनलिमिटेड लोग आ जाए, अनलिमिटेड पैसा आ जाए, हम बहुत बड़े स्केल पे व्यापार करें और लाइबिलिटी हमारी लिमिटेड रहे। तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, कंपनी। तो कंपनी के फॉर्मेट बनने शुरू हो गए साहब। फिर लोगों को ये लगा कि साहब हम 10-20 लोग हैं, हमारा एक दूसरे का भला हो और प्रॉफिट भी कमाएं, एक दूसरे की मदद करने के लिए हम काम करें। तो कोऑपरेटिव की भावना आई, तो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बननी शुरू हुई। गवर्नमेंट भी अपना बिजनेस कर रही है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आए। अब इन दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट आ गया, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई। तो इस प्रकार से जैसे जैसे जरूरत होती गई, बिजनेस के फॉर्मेट डेवलप होते गए। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई, सोल प्रोप्राइटरशिप से। इसलिए मैंने कहा कि इट इज़ द ओरिजिनल मेथड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी डुप्लीकेट हैं, पर स्टार्ट यहाँ से हुआ था। इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ बिजनेस, इट इज़ द इजिएस्ट मेथड ऑफ बिजनेस, ओल्डेस्ट, इजिएस्ट एंड ओरिजिनल मेथड है। ये एग्जाम में कई बार लाइन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ तक का इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत आसान सा टॉपिक है बच्चों। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इस बिजनेस को ऑर्गेनाइज्ड कौन करता है और किसके लिए करता है, तो कोई बाहर का तो आएगा नहीं, आप अकेले मालिक हो। खुद सोल प्रोप्राइटर करता है और खुद के लिए ही करता है, दूसरे के लिए नहीं करता, और खुद के उसके अपने प्रॉफिट होते हैं। तो ये जो बिजनेस है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है खुद सोल प्रोप्राइटर के द्वारा, खुद के लिए और खुद के प्रॉफिट के लिए, यानी स्वयं का स्वयं के लिए, दूसरे का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और इस बिजनेस के फॉर्मेट में जो रिस्क है वो उस अकेले की है और वो भी अनलिमिटेड है। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टियां बिक सकती हैं, उसके माँ बाप की प्रॉपर्टी बिक सकती है, और अनडिवाइडेड है, कोई बांटने वाला भी नहीं है। आप कहें सर उसकी वाइफ तो उसमें है ही नहीं ना, प्रोप्राइटरशिप है, अकेले की है, पर वाइफ की भी रिस्क जनरेट हो गई। अगर किसी के हस्बैंड का बिजनेस डूब गया तो उसका परिवार भी डूबता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये कुछ मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है। अब क्या है, कुछ राइटर्स ने इसकी डेफिनेशन दी है। कभी कभी क्या डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं कुछ राइटर्स की डेफिनेशन आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जेम्स स्टेफन्स ने सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन दी कि सब सोल प्रोप्राइटर कौन होता है। सोल प्रोप्राइटर की डेफिनेशन दी उन्होंने कि एक ऐसा पर्सन है जो अपने खुद के बिजनेस को मैनेज करता है, खुद के लिए करता है, और वो केवल उस कैपिटल का ही ओनर नहीं है बल्कि वो खुद एक मैनेजर भी है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो ओनर भी है और मैनेजर भी है। सोल प्रोप्राइटर जो होता है ये ओनर भी है और मैनेजर भी है। ओनर किसका है, जो उसने पैसा लगाया वो उसका खुद का है। मैनेजर किसका है, अपने बिजनेस का, उसके साथ कोई दूसरा पर्सन आएगा नहीं। समझ गए। और ये जो मैनेज करता है वो किसके लिए मैनेज करता है, फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए मैनेज कर रहा है। और किसके प्रॉफिट के लिए कर रहा है, फॉर ऑन प्रॉफिट्स, अपने खुद के प्रॉफिट्स के लिए, अपने खुद के लिए बिजनेस को मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, खुद ही पैसा लगाता है, खुद ही ओनर है। तो ये स्टेफन ने बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी कि साहब सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा पर्सन है जो अपने बिजनेस को खुद के लिए मैनेज करता है, वो जो उसने पैसा लगाया है, जो कैपिटल है, उसका ओनर है, और साथ ही साथ वो मैनेजर भी है।
और सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी वही लेता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दूसरे के साथ कोई शेयरिंग नहीं है। ये इन्होंने जेम्स स्टेफन ने इसकी डेफिनेशन दी है। तो आपको कीवर्ड ध्यान रखने हैं, वो पूछ सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ कैपिटल एंड आल्सो इज द मैनेजर ऑफ बिजनेस, दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय। तो आप क्या कहेंगे? जेम्स स्टेफन। तो इस टाइप की डेफिनेशन के भी क्वेश्चन बाई चांस पूछ सकते हैं, चांस कम है लेकिन पूछ सकते हैं। दूसरी सोल प्रोप्राइटर की डेफिनेशन दी है बेयर्ड टेलर ने। बेयर्ड टेलर ने कहा कि साहब सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है वो एक ऐसा बिजनेस है विच इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय वन पर्सन ओनली। इसमें दूसरा कोई है ही नहीं। कोई भी ऐसा बिजनेस जो एक ही व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल किया जाए और ओन किया जाए तो वो क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप है। मैं आपको जब कंपनी पढ़ाऊंगा तो एक कंपनी का टाइप पढ़ाऊंगा, वन पर्सन कंपनी, ओपीसी। आप कहेंगे सर ओपीसी सोल प्रोप्राइटर में डिफरेंस? बिल्कुल है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, लेकिन ओपीसी चूंकि कंपनी के फॉर्मेट में तो लायबिलिटी लिमिटेड है। सोल प्रोप्राइटर की डेथ के बाद उसका बिजनेस बंद, लेकिन ओपीसी अपनी कंपनी में एक नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है, उसकी डेथ के बाद वो नॉमिनी उस कंपनी को कंटिन्यू कर सकता है। तो कुछ बेसिक डिफरेंस है। सोल प्रोप्राइटर को कहीं कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वन पर्सन कंपनी को कंपनी के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है। तो वो भी सोल बिजनेस और ये भी सोल बिजनेस। यहाँ भी अकेला मैनेज कर रहा है, वहां भी अकेला मैनेज करेगा। यहाँ पर ओनर भी आप हो, मैनेजमेंट भी आप हो। ओपीसी में ओनर वन पर्सन होता है, लेकिन डायरेक्टर कोई और भी हो सकता है। तो कुछ बेसिक से डिफरेंस हैं जो हम बाद में जब ओपीसी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको सोल प्रोप्राइटर और ओपीसी में थोड़ा सा डिफरेंस भी बताऊंगा। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बच्चों, जॉन ए सुलिवन ने जो डेफिनेशन दी वो कहा कि सब सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस जो है इसमें एक अकेला पर्सन बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है और वो अपना खुद का नाम दे सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस होता है, जैसे जुगल एंड सन्स, या केवल अपने खुद के नाम से ही दिया साहब, काना रेस्टोरेंट, ये जो इस टाइप के बिजनेस हैं जो उसका खुद का नाम है उसके नाम से वो ऑर्गेनाइज करता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस मैंने 3 राइटर की आपके सामने रखी। इसके बाद में अब मैं आपको सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस के कुछ फीचर्स बताने जा रहा हूँ कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया फीचर कि इसको कॉन्स्टिट्यूट करना यानी कि इसको स्टार्ट करना बहुत ईजी है, और वैसे ही इसको बंद करना भी ईजी। आपके दिमाग में आ गया कि मेरे को कल दुकान नहीं जाना, शटर डाउन कर दो, हो गया बंद। बिकॉज देर इज नो लीगल फॉर्मेलिटी टू स्टार्टअप एंड टू वाइंडिंग अप। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, नो लीगल फॉर्मेलिटीज। जब कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है तो उसको स्टार्ट करना भी आसान है और उसको बंद करना भी आसान है। इसके ऊपर कोई एक्ट ही नहीं लगता। तो सर फिर ये गवर्न कैसे होता है? इट इज ऑपरेटेड बाय जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड का मतलब धरती का जो सामान्य सिद्धांत है, और वो कहता है कि साहब सभी के साथ न्याय हो, जो मेहनत कर रहा है वो पैसा कमाएगा, जो आलस कर रहा है वो खोएगा, ठीक है, जो जोखिम ले रहा है वो अर्न करेगा। ये धरती का सामान्य कानून है, इसके ऊपर कोई एक्ट अप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा फीचर्स बच्चों, सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी हमेशा कैसी रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी, क्योंकि इसमें कोई शेयरिंग नहीं होती है, आप अकेले हो, आप ही की लायबिलिटी है। सोल प्रोप्राइटर अनलिमिटेड लायबिलिटी रखता है, उसको कुछ भी लॉस हो गई तो उसको पे करना पड़ेगा। उसके पर्सनल प्रॉपर्टियां भी बिक जाएंगी, उसके पेरेंटल प्रॉपर्टियां भी बिक जाएंगी। नेक्स्ट फीचर्स है कि साहब ये अकेला, सोल प्रोप्राइटर इज सोली रिस्क टेकर, दूसरा कोई है ही नहीं इसमें। पूरी रिस्क उसको खुद को लेनी है और प्रॉफिट भी वो अकेला ही लेता है, ना तो प्रॉफिट डिवाइड होते हैं ना ही रिस्क डिवाइड होती है। रही बात नेक्स्ट कंट्रोल की, तो कंट्रोल भी वो खुद ही करता है, कोई इसमें कंट्रोल करने वाला भी नहीं है, उसको खुद को ही ऑर्गेनाइज करना होता है। वो कंप्लीट राइट रखता है अपने बिजनेस में कि वो कैसे उसको चलाना चाह रहा है। वो किसी भी टाइप का बिजनेस प्लान बना सकता है, किसी से पूछने की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई पार्टनर तो है नहीं जो उससे भी परमिशन ली जाए या कोई कंपनी होगी मीटिंग बिठाई जाए। वो खुद ओनर है, तो खुद ही ऑर्गेनाइज करेगा, खुद कंट्रोल करेगा, किसी से आपको विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए ये इसका माइनस भी है कि कई बार वो गलत डिसीजन ले लेते हैं और उसको कोई रोकने वाला ही नहीं होता। नेक्स्ट फीचर है नो सेपरेट एंटिटी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बिजनेस और बिजनेसमैन यहाँ पे अलग अलग होते ही नहीं है। अगर बिजनेसमैन की डेथ हो गई तो बिजनेस अपने आप ही क्या हो जाएगा? वाइंडिंग अप हो जाएगा। कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, क्योंकि इसकी कोई लीगल रिकॉग्नाइजेशन होती ही नहीं है।
तो सोल प्रोप्राइटर और सोल प्रोप्राइटर बिजनेस हमेशा एक ही पर्सन माने जाते हैं, ये अलग अलग माने ही नहीं जाते। और इसी कारण की वजह से इसमें कंटिन्यूटी की कमी रहती है, क्योंकि आदमी की डेथ के साथ ही बिजनेस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ कि विच वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्मेट ऑफ बिजनेस, सबसे पुराना फॉर्मेट यही है, स्टार्टिंग इसी से होती है, उसके बाद में जो जो बिजनेस ग्रो करता है लोग फॉर्मेट को चेंज कर लेते हैं, पर ये तो फिर बंदी करना पड़ता है। इसमें जो आपका बिजनेस का स्कोप है बच्चों वो बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि आपके पास ना तो मैन पावर होता है ना मनी पावर होता है। जब पैसे भी नहीं है और आपके पास इंसान भी नहीं है काम करने के लिए, तो आप बहुत बड़ा बिजनेस अकेले के दम पे नहीं कर सकते। और बच्चों ये बिल्कुल अनरजिस्टर्ड होता है, अनइनकॉर्पोरेटेड होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। लोग अपने हिसाब से अपना बिजनेस करते रहते हैं, प्रॉपरली मैनेज नहीं होता, किसी एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेटेड नहीं होता। तो ये मैंने 9 फीचर्स आपको बता दिए हैं स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपके। अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स पढ़ने वाले हैं। देखो सोल प्रोप्राइटर के हो चाहे पार्टनरशिप फर्म हो चाहे कंपनी हो, हर एक बिजनेस के फॉर्मेट के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो बिजनेस के फॉर्मेट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं या क्या क्या एडवांटेज हैं सोल प्रोप्राइटर के, तो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला है अनडिवाइडेड प्रॉफिट्स, क्योंकि अकेले हो प्रॉफिट सारे आपके हैं, लॉस भी आपका ही है, कहीं कोई डिवाइड नहीं होता। दूसरा बेनिफिट होता है डायरेक्ट मोटिवेशन ऑफ वर्क। देखो अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, प्रॉफिट आपको मिल रहा है, तो आप में मोटिवेशन आता है। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, तो एक पार्टनर सोचता मैं अकेला क्यों करूँ, दूसरा करेगा। यहाँ प्रोप्राइटरशिप फर्म में वो क्या सोचेगा, यार मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना मुनाफा कमाऊंगा, तो उसमें मोटिवेशन आता है, डायरेक्ट मोटिवेशन आता है, क्योंकि पूरा प्रॉफिट उसका खुद का है। ऐसे ही यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन है नहीं, तो जो उसके यहाँ पर जो भी ग्राहक आएंगे उनसे वो पर्सनल कम्युनिकेशन करेगा। तो आप भी देखो उन दुकानों पे जाके माल खरीदना पसंद करते हो जहाँ पे खुद मालिक आपसे बात करता है। तो ये इसका बड़ा फायदा है कि साहब वो अपने कस्टमर से खुद डायरेक्ट टच में रहता है, पर्सनल कम्युनिकेशन करता है, और उसको हमेशा एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि यार मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ, जितना मैं रिस्क ले सकता हूँ, उतना मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, चाहे कम मिले चाहे ज़्यादा मिले। तो आपको हमेशा एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है कि यार मैं जितना कर सकता हूँ मैंने उतना किया। ऐसे ही साहब आप बहुत जल्दी काम कर सकते हो और इमीडिएट डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं है, आप खुद हो, आपने जो डिसीजन ले लिया आपको लगा ठीक है, काम तुरंत शुरू, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। और ये बहुत ही ईजी है कॉन्स्टिट्यूट करना, और इसको बंद करना भी बहुत आसान है, बिकॉज देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज। ये इसका एक और फीचर है कि इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि आप अकेले हो, किसी के साथ शेयर नहीं करते। अब ये देखो ऐसे तो इसका नुकसान है फ्लेक्सिबल होना, बेनिफिट नहीं है नुकसान है, पर ये इनडायरेक्ट वे में देखे तो बेनिफिट भी है कि आपको लगा यार बिजनेस मेरे को परेशान कर रहा है, बंद कर दो, तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, तुरंत आप बंद कर सकते हो, क्योंकि इजी टू कॉन्स्टिट्यूट और इजी टू बाइंड अप। वैसे ये फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि आपकी डेथ के साथ बिजनेस भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो बच्चों ये आपके इसके कुछ बेनिफिट्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। ऐसे ही कंप्लीट कंट्रोल है, आपके अकेले के पास में कंट्रोल है, दूसरे का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और जब भी आप कुछ काम करते हैं और उसके रिजल्ट आते हैं, तो अचीवमेंट का आपको ग्रेस होता है कि देखो यार मैंने ये किया तो मेरे को ये प्रॉफिट मिल गया, तो आपके अंदर ही अंदर एक सेटिस्फेक्शन आता है और ग्रेस आता है। ये इसके कुछ बेनिफिट थे। अब हम इसके कुछ क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिसएडवांटेज। देखो जब अकेला आदमी काम कर रहा है तो कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि साहब आपका घर बिक जाएगा, आपके माँ बाप की प्रॉपर्टी बिक जाएगी, आपको पे करना पड़ेगा, कोई दूसरा आपके साथ शेयरिंग करने वाला नहीं है। और ये इसका दूसरा नुकसान की रिस्क भी अनडिवाइडेड रहती है, अकेले को भुगतनी पड़ती है। जब प्रॉफिट अकेले ले रहे हो तो रिस्क भी अकेले की है। सोर्स आपके पास में लिमिटेड रहेंगे, आपके पास जितना पैसा उतना ही काम कर सकते हो, मार्केट से मिलेगा नहीं, कोई और लेके आ नहीं रहा है। मैन पावर भी लिमिटेड है। पब्लिक का ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि पब्लिक को मालूम है ये आज दुकान खोल के बैठा है, कल भाग जाएगा, क्या मालूम। बड़ी बड़ी कंपनियों पे लोग ट्रस्ट करते हैं। आपके पास में ग्रोथ की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, क्योंकि जितना पैसा उतना काम कर पाओगे, तो बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे आप नहीं कर सकते। आप मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिजनेस तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, उसमें मैनेजरियल एबिलिटी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि एक सोल प्रोप्राइटर के पास में इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होता है। आप देखो बड़ी बड़ी कंपनियों से डील करते हो
तो वो बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं। लेकिन जब आप किसी एक सोल प्रोवाइडर के पास जाते हो, उसकी चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं, क्योंकि वो अकेला है बेचारा, क्या क्या मैनेज करेगा। और लिमिटेड लाइफ साइकिल है, आपके साथ साथ बिजनेस बंद, तो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ये बिजनेस नहीं चलते हैं। और नेग्लिजेंस डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, आपने कुछ भी डिसीजन ले लिया और वो लापरवाहीपूर्ण ले लिया तो भुगतना भी आपको है। तो ये इसके कुछ क्या है बच्चों, नुकसान भी हैं। तो हर चीज़ के प्लस और माइनस होते हैं बच्चों, जो मैंने आपको दोनों बता दिए। और लास्ट टॉपिक है अपना इसमें कि साहब सोल प्रोप्राइटरशिप किन लोगों के लिए यूजफुल है। तो बच्चों जैसा कि नाम से क्लियर है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, छोटा बिजनेस है, तो ये सबके लिए सुटेबल नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिसकी मार्केट साइज क्या है, वो छोटी है। जैसे चाय की दुकान वाला है, पूरे जयपुर में चाय नहीं दे सकता, एक पर्टिकुलर एरिया तक चाय देगा, तो मार्केट साइज बहुत छोटा है और लोकल है। जैसे वेजिटेबल वेंडर आपकी कॉलोनी में ही बेच पाएगा बस, उनके लिए ये सुटेबल है। दूसरा, जहाँ पर काम ऐसा हो जिसमें उसका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट हो, जैसे बुटीक, अक्सर लेडीज ये काम करती हैं, उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है उस काम में, तो उनके लिए भी सोल प्रोप्राइटरशिप फिट है। तीसरा, एक ऐसा बिजनेस जिसमें काम का जो लेवल है वो बहुत छोटा है, जैसे चाय बनाने का काम, बहुत बड़े काम नहीं हो सकते, एक अकेला आदमी क्या क्या करेगा। फोर्थ, कोई भी ऐसा बिजनेस जहां पर आपको कस्टमर के साथ में पर्सनल कम्युनिकेशन करना जरूरी है, तो वहां ये बिजनेस सुटेबल है, क्योंकि आपके साथ कोई दूसरा नहीं है, आप खुद कस्टमर को हैंडल करते हो, तो आप पर्सनल कम्युनिकेशन ईजी वे में बना सकते हो। और लास्ट, जहाँ बहुत कम पैसों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वहीं ये काम होता है। आप रिलायंस नहीं बना सकते, आप बहुत बड़ी कंपनी नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं इतने। तो जहाँ कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जहाँ मार्केट साइज छोटी है, जहाँ पर्सनल इंटरेस्ट का मामला है, जहाँ पर्सनल कम्युनिकेशन है, उस टाइप के बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल होता है। बाकी सब में ये बेकार है। तो बच्चों आज आपको मैंने एक फॉर्मेट पूरा कंप्लीट करा दिया, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम दूसरा फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे, कौन सा, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में मैं आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस बताऊंगा और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आज तक के एग्जाम में पूछे गए सोल प्रोप्राइटर के क्वेश्चंस के मैं अब आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। और ये क्वेश्चन सेट जो मैं आपको बोर्ड पे प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं, ये सिर्फ एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। जो एग्जाम में नहीं आए हुए, जो मैंने खुद ने बनाए, उसका क्वेश्चन सेट अलग दिया जा रहा है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें और आपके आंसर बिल्कुल सही होने चाहिए। और ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्वेश्चन सेट, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने टाइप करके दिया है, ताकि आप इजी वे में इसको समझ सकें। क्लियर स्टूडेंट्स? तो गेट रेडी फॉर प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर है? तो देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इसके मैंने आपको कंसेप्ट की स्टडी करवाई। सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा है सोल प्रोप्राइटर, एकल स्वामित्व। अब हम एकल स्वामित्व से रिलेटेड क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। बच्चों मैं आपको ये क्वेश्चन से स्टार्ट कराऊं उससे पहले मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि हम जो भी क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे, जो मैं आपको बोर्ड पे यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये वो क्वेश्चंस हैं जो वेरियस पब्लिक सर्विस कमीशंस, जो वेरियस स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, लाइक मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, इन सब के जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, उनके द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वेरियस एग्जाम्स में, हम उसको यहाँ स्टडी करेंगे। और इसके बाद भी आपको अगर लगेगा कि साहब हमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो हम आपको एडिशनल क्वेश्चन बैंक और देंगे, वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। यहाँ मैं बोर्ड पे केवल वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम के आए हुए हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको सोल प्रोप्राइटर का टॉपिक करवा रहा हूँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटर का क्वेश्चन नंबर 1, ये आसाम के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में पूछा गया था। तो हम वेरियस स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स के जो वेरियस एग्जाम्स हुई है, अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम हुई है, उनमें से जो हमारे से रिलेटेड टॉपिक थे उनको हमने एक कलेक्शन किया है आपके लिए और उसकी स्टडी करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया था। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज सब्जेक्ट टू, एकल व्यापार अधीन होता है। तो सब क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि सोल प्रोप्राइटर के ऊपर कौन सा एक्ट अप्लीकेबल है। तो जब मैंने आपको स्टडी कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटर जो है वो सबसे आसान प्रारूप है, सबसे इजी फॉर्म है, उसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। इट मीन्स देयर आर नो एक्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर सोल प्रोप्राइटर।
कि सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई अलग से कानून निर्धारित ही नहीं है। तो देखो, अगर ये हम ऑप्शन की तरफ बात करें और ये कह रहा था अब MRTP एक्ट, MRTP का मतलब होता है मोनोपोली रेस्ट्रिक्शंस एंड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। हालांकि MRTP एक्ट सबके ऊपर लागू होता है, लेकिन पर्टिकुलर MRTP एक्ट सोल प्रोप्राइटर के लिए बना हो ऐसा नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी कह रहा है बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो, कॉन्ट्रैक्ट तो हर किसी व्यक्ति के ऊपर लागू हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ एकल व्यापार के लिए है ऐसा भी नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को यूज करेगा उसके ऊपर एक्ट लगेंगे, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सोल प्रोप्राइटर सिर्फ बिजनेस के लिए है ऐसा नहीं है। आज सोल प्रोप्राइटर ने बैंक में अकाउंट खुलवा लिया और चेकबुक उसके पास में है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उसके ऊपर भी लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सोल प्रोप्राइटरशिप गवर्न होता है। तो ये बी, सी, डी तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? धरती के सामान्य कानून से, यानी कि जनरल लॉ ऑफ अर्थ, धरती का जो सामान्य कानून। आप सर ये क्या होता है? नेचुरल जस्टिस, न्याय, समानता और सद्भावना, कि सभी कानून की नज़र में समान हैं, सभी के साथ न्याय होगा और जिसने सद्भावना से कार्य किया है उसको दंडित नहीं किया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और ये बहुत ही आसान से टॉपिक बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूछे हैं साहब, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही आसानी से बाइंड अप किया जा सकता है, मतलब उसको बंद करना हो, समाप्त करना हो तो बहुत आसान तरीका हो। और देखो बच्चों, आसान वहाँ है जहाँ कोई लीगल फॉर्मेलिटीज ना हो, और सोल प्रोप्राइटर के ना तो स्टार्ट करने में कोई लीगल फॉर्मेलिटी, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं होती, किसी एक्ट में जाके आपको पंजीकरण कराने की जरूरत ही नहीं होती, और ना ही बाइंड अप करने में है, क्योंकि आपको जिस दिन मन करे कि मेरे को आज बिजनेस बंद करना है, शटर डाउन करो, बंद हो गया बिजनेस, नो लीगल फॉर्मेलिटीज। तो सबसे आसान जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है सोल प्रोप्राइटर, जिसको बहुत आसानी से क्या किया जा सकता है? बाइंड अप किया जा सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बाइंड अप वेरी इजीली? सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व जो होता है वो बहुत ही आसानी के साथ में बाइंड अप किया जा सकता है। ये हरियाणा के पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखिए, मैं सिर्फ एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और आप उन पर फोकस कर सकें। एडिशनल प्रैक्टिस के लिए हम आपको जो मैं इतने करा रहा हूँ उससे भी लगभग 3 गुना क्वेश्चन और दूंगा। तो आपको कहीं मार्केट से कोई बुक लाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कोई गाइड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रखे हैं। आप मेरे कंटेंट को पढ़ो, नोट्स को पढ़ो और फिर क्वेश्चन सेट की प्रैक्टिस करो, इतना सफिशियंट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्यावसायिक संगठन का सबसे पुराना रूप कौन सा है? द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। तो बच्चों, व्यापार जब भी शुरू हुआ है तो खुद व्यक्ति ने अपने दम पर व्यापार शुरू किया। वो तो जब व्यापार का आकार बढ़ता गया और पूंजी की आवश्यकता महसूस हुई तो पार्टनरशिप का जन्म हुआ, परिवार ने मिलकर काम करना शुरू किया, HUF का जन्म हुआ, धीरे धीरे कंपनियां बनी, लेकिन ये सब बाद में डेवलप हुए हैं। सबसे फर्स्ट और सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म जो है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व। ये आपका उड़ीसा के पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था। तो ये देखिए, जो मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये मान के चलना कभी एग्जाम में आएगा तो इन्हीं में से एज इट इज आएगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना हिंदुस्तान का रूल है और हम यहाँ से एज इट इज ये चीज़ें इंसर्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एकल मालिक का दायित्व है, सोल प्रोप्राइटर का दायित्व कैसा होता है? तो बच्चों, ये जब मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा नुकसान भी यही है कि पूरी की पूरी जोखिम उसकी है, पूरे दायित्व, सारे के सारे दायित्व उसके हैं। आज आपने व्यापार किया और व्यापार में गाठा लग गया तो व्यापार की जो संपत्तियां हैं वो तो बिकेंगी ही बिकेंगी, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी बिकेगी, आपके माता पिता की संपत्ति जो आपको उत्तराधिकार में मिली हुई है वो भी बिकेंगी। यही तो सबसे बड़ा नुकसान है एकल स्वामित्व का, कि साहब यहाँ पे जोखिम का कोई विभाजन नहीं होता, दायित्वों का कोई बंटवारा नहीं होता, सब आपको भुगतना है। और ये फायदा भी है कि लाभ का बंटवारा भी नहीं होता, लाभ भी आपके। तो एकल स्वामित्व के नुकसान से बचने के लिए तो कंपनी का फॉर्मेट आया। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए कोई दूसरा है ही नहीं बांटने वाला,
तो बताओ उसका दायित्व क्या है। पहला ऑप्शन जो कह रहा है, ये कह रहा है कि साहब द सोल प्रोप्राइटर का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है लिमिटेड अप टू द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, कि आपने व्यापार में जितना पैसा लगा रखा है बस वो डूब जाएगा, आपके घर को नहीं बेचा जाएगा, आपके माँ बाप की संपत्ति को नहीं बेचा जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका दायित्व जो होता है असीमित होता है, जो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति तक भी होता है, सिर्फ व्यापार में लगाई गई पूंजी तक नहीं। तो ये ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि व्यावसायिक संपत्ति के मूल्य की सीमा तक सीमित है। ये कहने से आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो केवल, तो बिजनेस में जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टियां हैं उन तक लिमिटेड है, ये भी गलत है, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं आपकी इंडिविजुअल पर्सनल जो प्रॉपर्टी है वहां तक भी इसका दायित्व रहता है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है कि साहब बिजनेस की प्रॉपर्टी और उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक सीमित है। तो ये ऑप्शन थोड़ा वो ठीक है कि साहब बिजनेस का सारी असेट्स बिक जाएंगी, आपकी खुद की पर्सनल असेट्स सारी बिक जाएंगी अगर घाटा हो गया तो। ये ऑप्शन थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन को हम आंसर दें उससे अच्छा है कि एक बार डी को भी पढ़ लें। तो डी में देखो सी तो इंक्लूड है ही कि व्यापार की संपत्ति, उसकी व्यक्तिगत संपत्ति, और साथ में एक बात और लिख दी उसके माता पिता की अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है जो उसके नाम से मिली हुई है तो वो भी बिक सकती है। तो इसका राइट आंसर सी ना हो कि क्या हो गया, डी हो गया। तो देखिए बच्चों, ये एकल स्वामित्व का सबसे बड़ा नुकसान है कि उसका जो दायित्व है सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। व्यापार की संपत्तियां, व्यक्तिगत संपत्तियां, माँ बाप की संपत्तियां, यानी पूरे खानदान को बिकवा दोगे अगर आपने ऐसा व्यापार किया तो। इसलिए लोग धीरे धीरे सोल प्रोप्राइटर से कन्नी काटने लगे, कंपनी का उद्गम हुआ। कंपनी बनी इसलिए है कि कंपनी में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। कल को कंपनी बर्बाद हो गई तो आपका घर नहीं बिकेगा, आपने जितने के शेयर खरीदे हुए हैं बस वो डूब जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये फायदा है कंपनी का और ये नुकसान है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन डी। ये भी उड़ीसा का क्वेश्चन था, उड़ीसा के पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बार एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट, त्रिपुरा में जो एग्जाम हुई थी उसका ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसके लिए हमको सारे पढ़ने पड़ेंगे एक बार। ये कह रहे हैं एक एकल स्वामित्व वाली फर्म स्थापित करने के लिए सस्ती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को अगर एस्टैब्लिशमेंट करना चाहते हो तो ये बहुत ही चीपर है, क्योंकि कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन कराना नहीं है, तो कोई पैसे लगते ही नहीं है। आप अपना बिजनेस शुरू करो, बात खत्म। आपको जितना पैसा लगाना है, एक चाय की दुकान भी खोल सकते हो आप, तो आप किराने की दुकान भी खोल सकते हो, जितना पैसा लगाना आप लगाओ। इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो सही है। अब सही है जबकि हमको ढूंढना क्या है, फॉल्स। तो ये तो करेक्ट बात कह गया। चलिए दूसरा कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज 200। कि साहब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम जो सदस्य होते थे, सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती थी वो 50 होती थी, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में 50 को बढ़ाकर कितना कर दिया, 200 कर दिया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ ए पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर आपको कोई निजी कंपनी बनानी है तो कम से कम 2 सदस्य होने जरूरी है, और अगर आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक कंपनी बनानी है तो कम से कम 3 सदस्य होने जरूरी है। तो ये बात भी सही है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर की डेथ हो गई, यदि किसी एक साझेदार की मृत्यु की बात करें, अगर कोई एक पार्टनर मर जाता है तो ये कह रहे हैं साझेदारी फर्म का भी गठन हो जाता है। तो बच्चों ये बात बिल्कुल गलत है। पूरी की पूरी फर्म डिजोल्व नहीं होती है। अगर मान लीजिए 2 पार्टनर है और उनसे एक मर गया तो फर्म डिजोल्व होती है, लेकिन अगर 3 पार्टनर है और एक मर गया तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, यानी कि साझेदारी समाप्त होती है, साझेदारी फर्म समाप्त नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैं आपको पार्टनरशिप में ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। तो आज आपने सोल प्रोप्राइटर से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस थे उसकी आपने प्रैक्टिस करी, और एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। आप कहेंगे सर 5 ही क्वेश्चन करने हैं हमको सोल प्रोप्राइटर के। ये बच्चों एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन ही मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको 5 नहीं 50 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा दूंगा, वो आपको सेल्फ स्टडी करने हैं। यहाँ बोर्ड पर हम जो करेंगे वो सिर्फ एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। तो ये आज आपका एक टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कौन सा, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर है स्टूडेंट्स।